जय हिंद दोस्तों, मैं उपेंद्र कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं। आप सभी का अपना चैनल यूके ट्यूटोरियल में। आज हम लोग जेपीएससी के सेकेंड पेपर यानी झारखंड सामान्य ज्ञान से संबंधित टेस्ट को लगाएंगे। ये जितने भी प्रश्न हैं दोस्तों 100 प्रश्न हैं और सारे जो है सिलेबस के अकॉर्डिंग जो है सेट किया हुआ है। आप टेस्ट को लगाइए और कॉमेंट करके बताइए कि आपका कितना सही हुआ है। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, पढ़ा पंचायत का सर्वोच्च अधिकारी कौन होता है? ए में ऑप्शन हो जाएगा मुंडा, बी में हो जाएगा पढ़ा राजा, सी में हो भूत खेता और डी पाहन। तो यहाँ पर हो जाएगा इसका आंसर पढ़ा राजा, यानी पढ़ा पंचायत का जो सर्वोच्च अधिकारी होता है वो पढ़ा राजा होता है। अगला प्रश्न है कि नागवंशी शासन व्यवस्था में आम जनता से कर वसूलने की जिम्मेदारी निम्न में से किसे प्रदान की गई थी? यहाँ पर ऑप्शन है माझी को, बी हो जाएगा महतो को, सी हो जाएगा मानकी को और डी हो जाएगा मुंडा को। तो नागवंशी शासन व्यवस्था में आम जनता के कर वसूलने की जिम्मेदारी जो है वो मानकी को दिया गया था। इसका आंसर यहाँ पर सी राइट हो जाएगा। बाद में मानकी का जो स्थान होता है वो भुईहर ने ले लिया था और भुईहरी से जमींदारी व्यवस्था में तब्दील हो जाती है। जैसे मालगुजारी इसमें जमींदारी व्यवस्था में परिवर्तित होना चल जाता है। तो मानकी का अगर स्थान किसने लिया था दोस्तों, तो भुईहरी ने लिया था। तो मानकी अगर न दे तो वहाँ पर भुईहर मारिएगा नागवंशी व्यवस्था में। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कि पढ़ा पंचायत शासन व्यवस्था में जिस मामले का निपटारा ग्राम स्तर पर नहीं होता है, ए में हो जाएगा पढ़ा राजा करता है, बी हो जाएगा बैगा, सी हो जाएगा पाहन और डी हो जाएगा पढ़ा दीवान। तो यहाँ पर ऑप्शन में सही हो जाएगा दोस्तों कि पढ़ा राजा, यानी ग्राम पंचायत के अगर देखें दोस्तों तो निपटारा कौन करता है, तो यहाँ पर हाथू जो होते हैं मुंडा, हाथू मुंडा जो होते हैं वो ग्राम के प्रमुख होते हैं। अगर ये निपटारा नहीं करते हैं तो मामला कहाँ चला जाता है, पढ़ा राजा के पास चला जाता है। तो उसका निपटारा जो है पढ़ा राजा करेंगे। अगला प्रश्न है कि निम्न में से कौन माझी परगना शासन में गांव की प्रहरी के रूप में कार्य करता है? ए में हो जाएगा चौकीदार, बी में है भोगदो प्रजा और सी में हो जाएगा मोडे माझी और डी में हो जाएगा लासेर टंगाए। तो यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा दोस्तों लासेर टंगार। लासेर टंगार जो होता है वो माझी परगना शासन व्यवस्था में गांव के प्रहरी के रूप में कार्य करता है। और जो भोगदो प्रजा होता है वो बूढ़ बुजुर्गों का एक समूह होता है। और माड़े माझी और चौकीदार जो होते हैं ये देख रेख करने का काम करते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कि मुंडा मान की शासन व्यवस्था में पट्टी का निर्माण कितने गांवों से मिलकर होता है? 5 से 10 गांवों के मिलकर, 30 से 40 गांवों को मिलकर, या 15 से 20 गांवों को मिलकर, या 25 से 30 गांवों को मिलकर। तो इसका आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा आपका आंसर सी राइट हो जाएगा। 15 से 20 गांव मिलकर के मुंडा मान की व्यवस्था में पट्टी का निर्माण होता है। अगला प्रश्न है कि ढोकलो सोहर शासन व्यवस्था पर किस जनजाति के शासन व्यवस्था का प्रभाव दिखाई पड़ता है? ए हो जाएगा संथाल का, बी हो जाएगा मुंडा का, सी हो जाएगा उरांव का और डी हो जाएगा हो का। तो ढोकलो सोहर जो होता है दोस्तों खड़िया जनजाति की शासन व्यवस्था है। और यहाँ पर देखें तो इसका प्रभाव जो इस जनजाति में मुंडा जनजाति के देखने को मिलता है। तो इसका आंसर बी राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि कोरवा जनजाति की स्वशासन व्यवस्था में निम्न में से किसके द्वारा अंतरग्रामीणीय विवादों का निपटारा किया जाता है? ए हो जाएगा बड़ा मुखिया, बी हो जाएगा माझी के द्वारा, सी हो जाएगा मानकी के द्वारा और डी हो जाएगा मुखिया के द्वारा। तो यहाँ पर हो जाएगा दोस्तों इसका ऑप्शन ए सही होगा बड़ा मुखिया। यानी कोरवा जनजाति जो है दोस्तों जो पलामू प्रमंडल में पाया जाता है। तो ये जनजाति का अगर देखें तो स्वशासन व्यवस्था जो होता है अंतरग्रामीणीय विवाद निपटारा वो बड़ा मुखिया के द्वारा किया जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कि कोल जनजाति की शासन व्यवस्था में ग्राम पंचायत का मुखिया क्या कहलाता है? ए में हो जाएगा नटुआ, बी में हो जाएगा प्रगनेत और सी में हो जाएगा मानकी और डी में हो जाएगा मांझी। तो यहाँ पर अगर देखें तो कोल जनजाति की शासन व्यवस्था में ग्राम पंचायत का मुखिया जो है वो मांझी कहलाता है। डी इसका ऑप्शन बिल्कुल सही होगा।
अगला प्रश्न है कि आशा अभियान का मुख्य उद्देश्य क्या है। तो यहाँ पर देखिए दोस्तों, तो इसका ऑप्शन ए दे रहा है कि 17 लाख ग्रामीण महिलाओं को आजीविका से सशक्त साधनों से जोड़ना। इसके बाद ख कहता है, माने बी कहता है कि आजीविका, पशुपालन, वनोपालन, संग्रह आदि से महिलाओं को स्वरोजगार उपलब्ध कराना। सी में कहता है उपरोक्त दोनों, और डी कहता है कोई नहीं। तो आशा अभियान अगर देखें दोस्तों, तो यहाँ पर आपका डी हो जाएगा कि ये दोनों ऑप्शन में से कोई नहीं होगा। तो सारी योजनाएं जो पढ़िएगा, जो आशा अभियान अभी ही लॉन्च किया गया है, आजीविका संवर्धन ये जो योजना है, तो उसको थोड़ा सा पढ़ लीजिएगा दोस्तों, तो क्लियर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है कि उत्तरी कोयल जलाशय परियोजना का नया नामकरण क्या किया गया है। उत्तरी कोयल जलाशय परियोजना का नया नाम क्या किया गया है, इसको बताना है। यहाँ पर ऑप्शन में ये है दोस्तों कि सिंधु कान्हू डैम, बी कहता है कि निर्मल महतो डैम, सी कहता है नीलांबर पीताम्बर डैम, और डी में ऑप्शन में है बिरसा मुंडा डैम। तो इसका ऑप्शन सही हो जाएगा नीलांबर पीताम्बर डैम। आपको पता होगा कि नीलांबर पीताम्बर का संबंध जो है वो कुटकू से है। कुटकू जो डैम परियोजना, जो मंडल डैम परियोजना को कुटकू डैम परियोजना भी कहते हैं, क्योंकि कुटकू जो एक बहुत बड़ा गांव था, जो उस गांव डूब गया, बोलना चाहिए कि डूब क्षेत्र में आ गया, तो वहीं से रहने वाले थे नीलांबर पीताम्बर। इसी चलते जो नीलांबर पीताम्बर के नाम पर ही इस डैम का नामकरण भी, मंडल डैम जो बन रही थी उसका भी नाम कर दिया गया नीलांबर पीताम्बर डैम, क्योंकि ये जो डैम बन रही है ये नीलांबर पीताम्बर के गांव से लगा हुआ है। अगला प्रश्न है कि एक भारत श्रेष्ठ भारत अभियान के तहत झारखंड राज्य को किस राज्य के साथ जोड़ा गया है। ए हो जाएगा असम, बी हो जाएगा मध्य प्रदेश, सी हो जाएगा केरल, और डी हो जाएगा गोवा। तो यहाँ पर देखिए, एक भारत श्रेष्ठ भारत अभियान के तहत झारखंड राज्य को अगर देखें तो गोवा से जोड़ा गया है। तो यहाँ पर इसका आंसर डी राइट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कि निम्न में से प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के बारे में गलत है, यानी इसमें से बताना कि कौन सा गलत है। ए ऑप्शन कहता है कि इस योजना की शुरुआत 8 अप्रैल 2015 से शुरू किया गया था। बी ऑप्शन कहता है कि यह दुमका जिले में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा शुरू किया गया था। सी में है इसमें लघु उद्यमियों को 3 प्रकार का ऋण मुहैया कराया जाता है, और डी कहता है कि उपयुक्त में से कोई नहीं। तो यहाँ पर उपयुक्त में से कोई नहीं, यानी सभी कथन जो है वो सत्य हैं। इसका आंसर यहाँ पर डी राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि जेपी आंदोलनकारियों को सम्मान पेंशन योजना के तहत कितने रुपए प्रति माह दिया जाएगा। ए में हो जाएगा 2000 रुपये, बी ऑप्शन में है 4000, सी में है 5000, और डी में है 6000। तो जेपी आंदोलनकारियों के समान पेंशन योजना के तहत देखें दोस्तों, तो 5000 रुपया दिया जाता है। तो यहाँ पे इसका आंसर सी राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि छोटा नागपुर रीजनल हैंडलूम वीवर्स सोसाइटी कहाँ स्थापित है। ए ऑप्शन में है इरबा रांची, बी में है जमशेदपुर, सी बोकारो, और डी मुरी रांची। यहाँ पर झारखंड में छोटा नागपुर रीजनल हैंडलूम वीवर्स सोसाइटी जो है वो इरबा रांची में है। तो यहाँ पर इसका आंसर ए राइट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कि देश का पहला तांबा उत्पादक कारखाना इंडिया कॉपर कॉरपोरेशन कहाँ स्थित है। ए में हो जाएगा गोमिया, बी में हो जाएगा घाटशिला, सी ऑप्शन में है सिंदरी, और डी में है रांची। तो तांबा उत्पादन का कारखाना जो है इंडियन कॉपर कॉरपोरेशन जो है सबसे पहले स्थापित किया गया था घाटशिला में। इसका आंसर यहाँ पर बी राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि झारखंड औद्योगिक पार्क नीति किस वर्ष बनाया गया। तो झारखंड औद्योगिक जो पार्क नीति है ये कब बना दोस्तों, 2002 में, 2005 में, 2015 में और 2019 में। तो इसका आंसर हो जाएगा 2015, जो सी ऑप्शन है वो बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न है कि झारखंड में बिहार कास्टिक सोडा एंड केमिकल उद्योग किस जगह में स्थापित है।
ए ऑप्शन में है मुरी रांची, बी ऑप्शन में है पलामू और सी ऑप्शन में है देवघर और डी में है सिंहभूम। तो इसका ऑप्शन जो सही होगा कि बिहार कास्टिक सोडा एंड केमिकल उद्योग जो है ये हो जाएगा पलामू में। अब पलामू में कहाँ है दोस्तों, तो रेहला जो जगह है जो आपकी उत्तरी कोयल नदी के किनारे, जो गढ़वा रोड स्टेशन भी बोलते हैं, जहाँ पर रेहला को गढ़वा रोड स्टेशन यानी बोलना चाहिए, जहाँ पर ट्रेन रुकती जंक्शन है, यहीं रेहला पर ये उद्योग स्थापित है। अगला प्रश्न है दोस्तों कि टाटा इंजीनियरिंग एंड लोकोमोटिव की स्थापना कब की गई। ऑप्शन ए में है 1907 में, बी में 1911, सी ऑप्शन है 1924 और डी ऑप्शन है 1948। इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों टाटा इंजीनियरिंग एंड लोकोमोटिव की स्थापना हुआ था 1948 में। यहाँ पर डी आंसर इसका राइट हो जाएगा। 1907 में जो है टिस्को की स्थापना हुआ था, 1911 से उत्पादन प्रारंभ हुआ था और इस तरह से 1948 में टाटा इंजीनियरिंग लोकोमोटिव कंपनी की स्थापना हुई थी। और 1924 में क्या हुआ था दोस्तों, तो 1924 में आप देखिए तो नामकुम में जो तसर उत्पादन का जो केंद्र स्थापित किया गया था। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न दोस्तों कि राज्य में झारखंड मद निषेध नीति कब लागू हुई। ऑप्शन ए कहता है 2013 में, बी कहता है 2014 में, सी कहता है 2015 और डी है 2016। तो मद निषेध जो कानून बना था वो 2016 में बना है। सारे जो कानून बने हैं दोस्तों इसमें से डायरेक्ट सन पूछेगा कि 14 में क्या है, 15 में कौन कौन से हैं और 16 में कौन कौन से, क्योंकि रघुवर दास के शासनकाल में बहुत ज़्यादा ऐसे ऐसे कानून बने थे। तो उसको एक जगह लिस्टिंग कर लीजिएगा और नहीं कीजिएगा तो हमारे पास लिस्टिंग है, कभी हम आप लोग को दे देंगे वीडियो में, ताकि आपको उसमें 2 मिनट में रिवीजन हो सके। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कि भारत सरकार के द्वारा प्रायोजित मेगा हैंडलूम क्लस्टर योजना के तहत झारखंड के कितने जिलों का चयन हुआ है। ऑप्शन ए में है 5, ऑप्शन बी 6, ऑप्शन सी 8 और ऑप्शन डी 10 जिले। तो यहाँ पर देखिए दोस्तों तो इसका आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा आपका 6 जिले का चयन किया गया है। तो याद रखिएगा भारत सरकार के द्वारा प्रायोजित मेगा हैंडलूम क्लस्टर योजना के तहत झारखंड के 6 जिलों का चयन किया गया है। अगला प्रश्न है कि झारखंड औद्योगिक पार्क नीति 2015 अगले कितने वर्षों तक कार्यशील रहेगी। ऑप्शन ए में है 3 वर्ष, बी में है 5 वर्ष, सी 7 वर्ष और डी 10 वर्ष। तो इसका जो आंसर होगा दोस्तों वो हो जाएगा आपका बी 5 वर्ष। तो याद रखिएगा कि जो औद्योगिक पार्क नीति 2015 में बना था वो अगले 5 सालों के लिए लागू था, नहीं 2020 तक ही लागू था। अगला प्रश्न है कि निर्यात को बढ़ाने के लिए राज्य सरकार 100% निर्यात योग्य इकाइयों को खाली स्थान वर्षों तक विद्युत शुल्क छूट देगी। ए में ऑप्शन है 4 साल तक, बी में है 6 वर्ष तक और सी ऑप्शन है 8 वर्ष तक और डी ऑप्शन है 10 वर्ष तक। तो यहाँ पर इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों 10 वर्ष तक विद्युत जो होगा वो शुल्क जो होगा छूट दिया जाएगा। तो याद रखिएगा कि निर्यात को बढ़ाने के लिए राज्य सरकार 100% निर्यात योग्य इकाइयों को 10 वर्ष तक जो है विद्युत शुल्क जो है वो छूट देगी। अगला प्रश्न है कि प्रत्यार्पण एवं पुनर्वास नीति के तहत सरकार जो है प्रत्यावर्ती उग्रवादी को कितने लाख जीवन बीमा कराएगी। तो कितने लाख की जीवन बीमा कराएगी। ऑप्शन में ए 2 लाख, बी ऑप्शन में 3 लाख और सी ऑप्शन में 4 लाख और डी ऑप्शन में है 5 लाख। तो यहाँ पर देखें तो जो जीवन बीमा जो कराया जाता है दोस्तों प्रत्यार्पण पुनर्वास नीति के तहत तो 5 लाख रुपए की जीवन बीमा कराई जाएगी। तो इसका आंसर यहाँ पर डी जो है वो राइट होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कि झारखंड राज्य के प्रथम औद्योगिक नीति के तहत कहाँ तसर रेशम पार्क स्थापित करने का प्रावधान था। तो ए में ऑप्शन हो जाएगा गोड्डा, बी हो जाएगा गढ़वा, सी हो जाएगा गिरिडीह और डी हो जाएगा आपका चतरा।
तो यहाँ पर ध्यान में रखिएगा दोस्तों, प्रथम औद्योगिक नीति के तहत जो तसर रेशम पार्क स्थापित करने का प्रस्ताव जो है वो गोड्डा जिले में था। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कि निम्न में से कौन सी बेनीराम मेहता की रचना है। ए में हो जाएगा नागवंशावली, बी में हो जाएगा नल चरित्र, सी में हो जाएगा कांटी और डी ऑप्शन में है महाराजा मदरा मुंडा। तो जो बेनीराम मेहता की जो रचना है दोस्तों, इसका ऑप्शन ए सही होगा, नागवंशावली। जो कांटी है विशेश्वर प्रसाद केसरी की रचना है कांटी। चलिए आगे देखते हैं। अगला प्रश्न है कि मुंडारी इंग्लिश शब्दकोश के लेखक कौन हैं। ऑप्शन ए में हो जाएगा जेम्स फिलिरिज, बी में हो जाएगा मणिंद्र भूषण भादुड़ी, सी में ऑप्शन है बिपिन बिहारी और डी ऑप्शन है रामा सिंह। तो मुंडारी इंग्लिश शब्दकोश के लेखक जो हैं वो हैं मणिंद्र भूषण भादुड़ी। इसका आंसर बी जो होगा वो राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि आदि अनादि इत्यादि नामक पुस्तक के लेखक कौन हैं। ऑप्शन ए में है कि शिवनंदन प्रसाद, बी में है रतन वर्मा और सी ऑप्शन में है बिपिन बिहारी और डी ऑप्शन में है रामा सिंह। तो आदि अनादि इत्यादि नामक पुस्तक के जो लेखक हैं वो हैं आपके शिव नंदन प्रसाद जी। तो इसका आंसर जो होगा ए राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों कि द फियर ऑफ कोरोना वायरस कोविड-19 पुस्तिका के लेखक कौन हैं। ऑप्शन ए में हो जाएगा वेद प्रकाश मारवत, बी ऑप्शन में है इरम रिजवान शेख, सी ऑप्शन में है उत्पल दत्ता और डी में है रजी अहमद। तो द फियर ऑफ कोरोना वायरस पुस्तक के जो लेखक हैं वो हैं आपके वेद प्रकाश मारावाह। तो इसको याद रखिएगा, इसका ऑप्शन ए सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि एवरीथिंग एंड नथिंग के लेखक कौन हैं। ये सब फिलहाल में लिखा हुआ बुक है दोस्तों, तो इसको ध्यान में रखना है। ऑप्शन ए में है महुआ माझी, ऑप्शन बी में है जनसीता करकेटा, ऑप्शन सी में है नीलोत्पल मृगनाल और ऑप्शन डी में जो है नीलोत्पल कुमार दत्त। तो एवरीथिंग एंड नथिंग के लेखक जो हैं वो हो जाएंगे नीलोत्पल कुमार दत्त। और यहाँ पर जो है एक ऑप्शन दिख रहा है दोस्तों, महुआ माझी की जो सबसे चर्चित रचना में पूछा जाता है कि मेरा घोड़ा नीलकंठ हुआ, मारो घोड़ा नीलकंठ हुआ, महुआ माझी की रचना है। और नीलोत्पल मृगनाल जो एक रचना इनका जो है 2016 में साहित्य अकादमी पुरस्कार भी युवा साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था नीलोत्पल मृगनाल जी को डार्क हॉर्स रचना के लिए, जो सबसे ज़्यादा बिकी थी पुस्तक और अभी काफ़ी चर्चे में भी रहा था। तो इस तरह से तीनों चारों जो नाम है थोड़ा इम्पोर्टेंट है, याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों कि विनोबा भावे विश्वविद्यालय को विभाजित कर 2017 में किस विश्वविद्यालय की स्थापना हुई। ऑप्शन ए में है कोल्हान विश्वविद्यालय, ऑप्शन बी में है पलामू विश्वविद्यालय, ऑप्शन सी है विनोद बिहारी महतो और ऑप्शन डी में है कोई नहीं। तो इसका आंसर हो जाएगा कि विनोद बिहारी महतो कॉलेज की स्थापना की गई है विनोबा भावे विश्वविद्यालय से विभाजित करके 2017 में। तो इसका आंसर यहाँ पर सी राइट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कि किस अंतर्राष्ट्रीय संगठन के सहयोग से नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फाउंड्री एंड फोर्ज टेक्नोलॉजी रांची की स्थापना हुई। ए ऑप्शन में है यूनेस्को के सहयोग से, बी में है वर्ल्ड बैंक के सहयोग से, सी में है IMF के सहयोग से और डी में है यूनिसेफ की मदद से। तो यहाँ पर हो जाएगा इसका आंसर जो है वो यूनेस्को के सहयोग से हुआ है। तो इसको थोड़ा ध्यान में रखिएगा, अंतर्राष्ट्रीय संगठन यूनेस्को के सहयोग से नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फाउंड्री एंड फोर्ज टेक्नोलॉजी रांची की स्थापना हुई है। चलिए आगे बढ़ते हैं। एक मिनट दोस्तों, कहाँ हम लोग पहुँचे थे। अच्छा 31 में पहुँचे थे। चलिए अब हम लोग इधर आते हैं 32 में।
चलिए अगला प्रश्न है कि बिरसा कृषि विश्वविद्यालय की स्थापना 1956 ईस्वी में रांची में हुई थी। उसे विश्वविद्यालय का दर्जा कब प्राप्त हुआ? ए हो जाएगा 1960 में, बी हो जाएगा आपका 1968 में, सी ऑप्शन है 1965 में और डी ऑप्शन है 1987 में। तो बिरसा कृषि विश्वविद्यालय की स्थापना हुआ था 1956 में और इसे विश्वविद्यालय का दर्जा प्राप्त हुआ था दोस्तों 1987 में। तो यहाँ पर डी ऑप्शन राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि झारखंड खेल विश्वविद्यालय की स्थापना हेतु किस संस्था के साथ MOU हुआ है, यानी MOU जो समझौता है वो किस संस्था के साथ हुआ है? ए में ऑप्शन है टाटा के साथ, बी में है NTPC के साथ, सी है CCL के साथ और डी है वेदांता के साथ। तो झारखंड खेल विश्वविद्यालय खोलने की स्थापना हेतु MOU समझौता जो है वो CCL के साथ हुआ है। तो यहाँ पर इसका आंसर जो है आपका CCL यानी सी राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि शहीद निर्मल महतो स्टेडियम कहाँ स्थित है? ए में ऑप्शन है बोकारो, बी में है जमशेदपुर और सी में है रांची और डी में है हजारीबाग। तो शहीद निर्मल महतो स्टेडियम जो है वो आपका है जमशेदपुर में। तो इसका आंसर यहाँ पर बी राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि जयंत ललुकदार का संबंध किस खेल से है? ऑप्शन ए में है मुक्केबाजी, बी में है क्रिकेट और सी में है बॉक्सिंग और डी में है तीरंदाजी। तो जयंत तालुकदार का जो संबंध है वो आपका हो जाएगा तीरंदाजी से है। तो इसको ध्यान में रखिएगा, ऑप्शन इसका डी राइट हो जाएगा, तीरंदाजी से है। अगला प्रश्न है कि प्रेमलता अग्रवाल को तेनजिंग नॉर्वे राष्ट्रीय पुरस्कार से कब सम्मानित किया गया था? एक बार रिपीट कर दे रहा हूँ दोस्तों, प्रेमलता अग्रवाल को तेनजिंग नॉर्वे राष्ट्रीय पुरस्कार से कब सम्मानित किया गया था? ऑप्शन ए में है 2012 में, ऑप्शन बी है 2014 में, ऑप्शन सी है 2017 और डी में है 2019। तो ये सम्मान इनको मिला था, प्रेमलता अग्रवाल जी जो पर्वतारोही हैं, तो इनको जो है 2016 में पुरस्कार मिला था, तेनजिंग नॉर्वे राष्ट्रीय पुरस्कार। अगला प्रश्न है कि 23वीं सीनियर नेशनल आर्चरी चैंपियनशिप का आयोजन झारखंड के किस जिले में कब हुआ था? यहाँ पर जिले नहीं चाहिए, बस यहाँ होना चाहिए कि झारखंड के में कब हुआ था। ऑप्शन में ए हो जाएगा दोस्तों 2014, बी ऑप्शन है में 2015, सी में है 2017 और डी में है 2016। तो यहाँ पर देखें तो 23वीं सीनियर नेशनल आर्चरी चैंपियनशिप का जो आयोजन हुआ था वो हुआ था आपका 2016 में। इसका आंसर यहाँ पर डी राइट हो जाएगा। अब चलिए CNT से प्रश्न देखते हैं। CNT एक्ट 1908 के किस धारा में यह उल्लेख है कि उपायुक्त द्वारा पारित आदेश को कुर्की और विक्रय से छूट प्राप्त होगी? ऑप्शन ए धारा 175, ऑप्शन बी धारा 180, ऑप्शन सी धारा 184 और ऑप्शन जो है डी धारा 186। तो यहाँ पर हो जाएगा दोस्तों धारा 186। इसका आंसर यहाँ पर डी राइट हो जाएगा, क्योंकि धारा 186 में कहा गया है कि उपायुक्त के द्वारा जो कुर्की होगा उसमें से कुछ चीज़ों को विक्रय से छूट प्राप्त होगी, जैसे कि घर के सामान नहीं बेचना है, कपड़ा लत्ता नहीं बेचना है, उसका कोई दस्तावेज नहीं बेचना है, तो इन सब चीज़ों पर प्रतिबंध है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कि CNT एक्ट 1908 के अध्याय 11 में क्या उल्लेखित है? ए में हो जाएगा ऑप्शन अधिकार, अभिलेख और लगानों का निर्धारण, बी में है रूढ़ि और संविदा, सी में है अनुपूरक उपबंध और डी में है कोई नहीं। तो अध्याय 11 में उपबंध जो किया गया है दोस्तों वो है रूढ़ि और संविदा से संबंधित है। तो ऑप्शन यहाँ पर आपका बी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि CNT एक्ट 1908 के किस धारा में यह प्रावधान है कि किस संपदा, भूधुत्ती या मुंडारी, खुटकट्टीदारी, कस्तकारी के प्रत्येक भूस्वामी को
उसकी माप करने का अधिकार होगा। धारा ऑप्शन ए में है धारा 70, ऑप्शन बी में है धारा 72, और सी में है धारा 74 और डी में है धारा 75। तो इसका आंसर जो हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा धारा 75। धारा 75 में कहा गया है कि कोई भी संपदा होगा, भूधुती होगा, मुंडारी, खुटकटीदारी, कस्तकारी के प्रत्येक भूस्वामी को उनकी मापने का अधिकार होगा। ये धारा 75 में उपबंध है। अगला प्रश्न है कि CNT एक्ट 1908 के अध्याय 18 में निम्न में से किसका प्रावधान है? ऑप्शन ए उपायुक्त के अधिकार एवं कर्तव्य का, बी में है राजस्व अधिकारी का अधिकारी एवं कर्तव्य का, सी में है लगान संबंधी उपबंध का, डी में है मुंडारी खुटकटीदारी के विषय में उपबंध है। तो यहाँ पर जो हो जाएगा डी राइट हो जाएगा दोस्तों। मुंडारी खुटकटीदारी के विषय में उपबंध जो किया गया है वो अध्याय 18 में उल्लेख है। चलिए आगे देखते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों कि CNT एक्ट 1908 की किस धारा में यह प्रावधान है कि राज्य सरकार इस अधिनियम के उद्देश्य की पूर्ति के लिए नियम बना सकेगी? ऑप्शन ए में है धारा 260, बी में है धारा 262 और सी में है धारा 264 और डी में है धारा 266। तो यहाँ पर अगर देखें तो इसका आंसर जो हो जाएगा दोस्तों वो धारा 264 में है। यानी कि धारा 264 में कहा गया है, ऑप्शन सी जो दिखाई दे रहा है आपको, इसमें कहा गया है कि राज्य सरकार इस अधिनियम के उद्देश्य की पूर्ति हेतु नियम बना सकती है CNT एक्ट से संबंधित में। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कि निम्न में से किसके नेतृत्व में सन 1862 में भुईहरी सर्वे प्रारंभ किया गया? ऑप्शन ए है बाबू राखलदास हल्थर, बी में है जेम्स पैटिस, सी में है डाल्टन और डी में है यतीन्द्र बोस। तो पता होगा कि भुईहरी भूमि का पहले सर्वेक्षण कराया गया था और उसी के तहत देखें तो जो छोटा नागपुर टेंस्योर एक्ट जो होता है वो लागू किया गया था। तो ये जो हुआ था बाबू राखलदास हल्थर के नेतृत्व में हुआ था। तो ऑप्शन ए जो है वो सही होगा। अगला प्रश्न है कि संथाल परगना का प्राचीन नाम क्या है? ऑप्शन ए में है उपखंड, बी में है नरीखंड, सी में है जातखंड और डी में है वीरखंड। तो संथाल परगना का प्राचीन जो नाम है वो हो जाएगा आपका नरीखंड। इसका ऑप्शन बी जो है सही होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। SPT एक्ट 1949 की किस धारा में यह प्रावधान है कि खाली स्थान अनुमति बिना अपने अपने जमीन पर लगा महुआ वृक्ष नहीं काट सकता है? तो किसकी अनुमति के बिना कोई भी पेड़ जो लगा हुआ है उसको नहीं काट सकते हैं? महुआ का पेड़, खास करके महुआ पेड़ की जिक्र हो रही है। जो आजकल महुआ का सीजन है, महुआ चुनते भी हैं लोग। तो ये हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन ए में है आपका ग्राम प्रधान, बी ऑप्शन में अनुमंडल पदाधिकारी और सी में हो जाएगा उपायुक्त और डी में हो जाएगा मुख्यमंत्री। तो यहाँ पर ऑप्शन के अनुसार देखें तो आपका बी सही होगा। अनुमंडल पदाधिकारी के आदेश के बिना कोई भी जो है काश्तकार जो है को अपने ज़मीन में लगा महुआ का पेड़ को भी नहीं काट सकता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न दोस्तों कि SPT एक्ट 1949 के किस धारा में गैर आदिवासी रैयत के द्वारा भूगत बंध या पूर्ण भूगत बंधक से रैयती भूमि का हस्तांतरण तथा उसकी सीमा का उल्लेख है? धारा 21, बी ऑप्शन कहता है धारा 23, सी है धारा 25 और डी है धारा 27। तो आपको पता होगा कि जो धारा 21 है उसमें यह प्रोविज़न किया गया है कि कोई भी भूमि से हस्तांतरण से संबंधित प्रोविज़न किया गया है। तो इस तरह से यहाँ पर ऑप्शन जो है आपका ए सही होगा, धारा 21। अगला प्रश्न है कि 1990 में 66वें संविधान संशोधन के तहत इस अधिनियम के किस धारा को छोड़कर सभी धाराओं को 9वीं अनुसूची में डाला गया है? तो कौन से धारा है उसको छोड़ा गया है? 4 ऑप्शन में देखिए यहाँ पर। ए हो जाएगा धारा 26, बी है धारा 53, सी है धारा 62 और डी है धारा 69।
तो ये हो जाएगा दोस्तों, अगर देखें तो आपका इसका आंसर हो जाएगा धारा 53, यानी बी सही है। धारा 53 को छोड़ के बाकी सभी धाराओं को 9वीं अनुसूची में डाला गया है, यानी कि 26, 62 और 69 को। चलिए आगे देखते हैं। अगला प्रश्न है कि एसपीटी एक्ट 1949 के किस धारा में यह प्रावधान है कि उपायुक्त के आदेश के बिना कृषि भूमि से कोई व्यक्ति बेदखल नहीं किया जाएगा। धारा ए में ऑप्शन है 26, बी में ऑप्शन है ऑप्शन ए में धारा है 56, बी में है धारा 57 और सी में है धारा 58 और डी में है धारा 59। तो यहाँ पर इसका आंसर हो जाएगा धारा 56 में प्रोविज़न किया गया, यानी कि ए ऑप्शन जो है वो सही होगा। क्या दोस्तों की तबीयत ठीक नहीं है, फिर भी पढ़ा रहे हैं आप लोगों को, क्योंकि बहुत लोगों का मांग था कि सर टेस्ट करा दीजिए, टेस्ट करा दीजिए। तो मेरे पास क्वेश्चन एक आया था, तो मैं सोचा कि आप लोग को करा देता हूँ। अगला प्रश्न दोस्तों कि तत्कालीन बिहार सरकार ने संथाल परगना इंक्वायरी कमेटी का गठन कब किया था। ऑप्शन ए में है 1932 में, ऑप्शन बी में है 1934, सी है 1935 और डी है 1937। तो आपको याद होगा कि संथाल परगना जो इंक्वायरी कमेटी गठन हुआ था वो हुआ था 1937 में। ये इसलिए हुआ था दोस्तों क्योंकि आदिवासियों का ज़मीन जो है बहुत ज़्यादा हस्तांतरित हो रही थी, इसकी जांच पड़ताल के लिए कमेटी बनाई थी। तब जाकर के 1949 ईस्वी में जो है एसपीटी एक्ट को लागू किया गया था, यानी संथाल परगना काश्तकारी अधिनियम को लागू किया गया था, ताकि जो एसटीओ के ज़मीन को सुरक्षिता प्रदान किया जा सके और भूमि हस्तांतरण को रोका जा सके। अगला प्रश्न है कि लोकसभा के लिए झारखंड में अनुसूचित जनजाति के लिए कितनी सीटें आरक्षित है। ऑप्शन ए में है 5, ऑप्शन बी में है 8, ऑप्शन सी में है 1 और ऑप्शन डी में है 14। तो अनुसूचित जनजाति यानी एसटी के लिए अगर देखें दोस्तों तो झारखंड में आपके लोकसभा में 5 सीटें रिजर्वेशन है, और ये हो जाएगा 5 सीटें एसटी के लिए, यानी ए ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। 1 सीटें जो है आपका एससी के लिए है, इसको भी याद रखिएगा। एक कौन सा, पलामू संसदीय क्षेत्र जो है वो रिजर्व है एससी के लिए। और टोटल सीटें कितना है लोकसभा की अगर देखा जाए तो 14 सीटें हैं, और 8 सीटें जो है आपका जनरल के लिए हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कि निम्न में से किस जनजाति में गोत्र प्रथा नहीं है। जो गोत्र को किल्ली कहते हैं वो प्रथा नहीं है किस जनजाति में। ए में ऑप्शन हो जाएगा सोरिया पहाड़िया माने सोरिया जनजाति में, बी में हो जाएगा बिंझिया जनजाति में, सी में हो जाएगा बेदिया और डी है चेरो। तो इसका ऑप्शन में अगर देखें दोस्तों तो ए सही होगा। सोरिया जो जनजाति होती है इसमें गोत्र प्रथा नहीं है। अगला प्रश्न है कि झारखंड में जलोढ़ मिट्टी का विकास किस क्षेत्र में सर्वाधिक है। यहाँ पर अगर देखिए दोस्तों तो किस क्षेत्र में जलोढ़ मिट्टी का विस्तार जो है सर्वाधिक है। ऑप्शन ए कहता है कि साहेबगंज का उत्तरी पश्चिमी भाग, बी ऑप्शन कहता है पाकुड़ का पूर्वी भाग, सी कहता है कि साहेबगंज का पूर्वी भाग, और डी कहता है उपरोक्त सभी। तो जलोढ़ मिट्टी का अगर निक्षेप देखें दोस्तों तो जो गंगा के इलाका लगा हुआ है, जहाँ से गंगा गुजरती है साहेबगंज से, और उसके बाद देखें तो जस्ट पाकुड़ लगा हुआ है। तो ये जो तीनों एरिया दिखाई दे रहा है कि साहेबगंज का उत्तरी पश्चिमी भाग और पाकुड़ का कुछ भाग, यानी पाकुड़ का पूर्वी भाग और साहेबगंज का पूर्वी भाग में देखिए तो जलोढ़ मिट्टी का निक्षेप पाया जाता है। तो यहाँ पर उपरोक्त जो हो जाएगा आंसर आपका सही हो जाएगा, डी ऑप्शन सही है। अगला प्रश्न है कि इनमें से कौन सी झारखंड की चित्रकला शैली है। ए हो जाएगा मधुबनी, बी हो जाएगा जादोपटिया, सी है कालीघाट और डी है तंजौर। तो इसमें अगर देखें दोस्तों तो झारखंड की चित्रकला जो शैली है वो जादोपटिया है, वो चित्रकला शैली है। यहाँ पर बी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि वाद्य यंत्र थाला को खाली स्थान द्वारा तैयार किया जाता है, यानी कि थाला को किसके द्वारा तैयार किया जाता है। ऑप्शन ए में है कांसा के द्वारा,
ऑप्शन बी है एल्युमिनियम द्वारा, और सी है लोहा के द्वारा, और डी है निकल के द्वारा। तो यहाँ पर हो जाएगा कि जो वाद्य यंत्र जो थाला होता है उसको कांसा से तैयार किया जाता है। तो ऑप्शन ए यहाँ पर सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि झारखंड में 72 प्राचीन मंदिरों का गांव मलुटी से किस वंश का संबंध है? तो गाँव की मतलब मंदिरों के गांव पूछा जाता है क्वेश्चन, जिसको मलुटी कहते हैं, वो किस वंश से संबंधित है? ऑप्शन ए में हो जाएगा प्रतिहार, ऑप्शन बी में हो जाएगा मुगल, ऑप्शन सी में हो जाएगा पाल, और डी में हो जाएगा शशांक। तो यहाँ पर अगर देखें दोस्तों तो पाल जो है आपका सही हो जाएगा, कि पाल वंश से संबंध है। ऑप्शन सी बिल्कुल सही है। आगे बढ़ते हैं। निम्न में से किस नृत्य के प्रकार को नचली खेड़की नृत्य भी कहा जाता है? नचली खेलड़ी या नचनी खेड़ली इसको नृत्य बोल सकते हैं, उच्चारण गलत हो रहा है सुनिएगा। नचनी या खेड़ली नृत्य भी कहा जाता है किस नृत्य को? ऑप्शन ए में हो जाएगा काली नृत्य, बी में हो जाएगा नटुआ नाच, सी में हो जाएगा शिकारी नृत्य, और डी में हो जाएगा अपाड़िया। इसके ऑप्शन के अनुसार से अगर देखें दोस्तों तो आपका यहाँ पर ए सही हो जाएगा। कली नृत्य को जो है वो नचनी और खोड़की नृत्य भी कहा जाता है। अगला प्रश्न है कि हेरो तथा नमो नचा लोकगीत का संबंध किससे है? ऑप्शन ए में हो जाएगा संथाल, बी में हो जाएगा हो, और सी में हो जाएगा उरांव, और डी में हो जाएगा मुंडा। तो हेरो और नमो नाचा लोकगीता का जो संबंध है वो हो जनजाति से है। तो यहाँ पर बी ऑप्शन सही हो जाएगा। याद रखिएगा ह से हो और ह से हेरो, तो इस तरह से याद रख सकते हैं। और नमो नाचा दोनों का संबंध किससे है? हो जनजाति से है। अगला प्रश्न है कि सदानों के बारे में निम्न में से कौन सा सही नहीं है? ऑप्शन ए हो जाएगा कि सदान आदिवासी के समकालीन थे, बी है कि सदानों को दीकू अंग्रेजों ने कहा, और सी ऑप्शन में है कि सदानों में मातृ पितृ कुल में वैवाहिक संबंध वर्जित नहीं है, और डी हो जाएगा कोई नहीं। तो इस ऑप्शन को अगर देखें दोस्तों तो आपका जो है सी सही हो जाएगा, कि सदान में मातृप्रीति कुल में वैवाहिक संबंध जो है वर्जित नहीं है। मतलब यहाँ पर देखें तो सदान में मातृ पितृकुल में विवाह जो होता है वो वर्जित होता है। तो यहाँ पर सी जो है वो गलत है, यानी सही नहीं है। अगला प्रश्न है कि स्वतंत्रता सेनानी वीर तेलंगा खड़िया का जन्म कब हुआ था? ऑप्शन ए में है 3 जनवरी 1903 को, बी में है 9 जनवरी 1806 को, और सी ऑप्शन है 12 अगस्त 1817 को, और डी में है 15 नवंबर 1875 को। तो यहाँ पर अगर देखें दोस्तों तो इसका आंसर जो हो जाएगा आपका कि वीर तेलंगा खड़िया का जन्म जो हुआ था, ऑप्शन बी सही होगा, कि 9 फरवरी 1806 को हुआ था। अगला प्रश्न है कि झारखंड की विभूति दीवा किशुन को कहाँ फांसी दी गई? ऑप्शन ए भागलपुर जेल में, बी रांची जेल में, सी सरायकेला जेल में, और डी हो जाएगा कोई नहीं। तो दीवा किशुन जो मामा भांजा थे, इनको फांसी जो दिया गया था वो सरायकेला जेल में दिया गया था। तो यहाँ पर इसका आंसर सी राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि किसने नारा दिया आदमी बनना है तो जमीन से लड़ो? ऑप्शन ए में है सीमेन उरांव, ऑप्शन बी में है मुकुंद नायक, सी में है राधा कृष्ण, और डी में है जयपाल सिंह। तो किस ये नारा दिया था दोस्तों कि आदमी बनना है तो ज़मीन से लड़ो? ये सिमोन उरांव, जो झारखंड के वाटरमैन ऑफ झारखंड कहा जाता है इनको, क्योंकि पता होगा कि 2016 में इनको पद्मश्री पुरस्कार मिला हुआ है। ये प्रकृति के संरक्षक, पानी के संरक्षक के रूप में इनको जाना जाता है। अगला प्रश्न है कि झारखंड समन्वय समिति का गठन कब हुआ?
ऑप्शन ए में है 1986, ऑप्शन बी है 1987, ऑप्शन सी है 1995, ऑप्शन डी है 1978। तो यहाँ पर इसका आंसर हो जाएगा 1987 में समन्वय समिति का गठन हुआ था। अगला प्रश्न है कि जयपाल सिंह के सांस्कृतिक गुरु कौन थे? ऑप्शन ए में है सुकरा पाहन, बी में है जात्रा भगत और सी में है परगट उरांव और डी में है कोई नहीं। तो यहाँ पर देखिए दोस्तों, तो इसका बी ऑप्शन सही हो जाएगा। अरे सॉरी, देखने दीजिए, ए ऑप्शन सही होगा। सुकरा पाहन जो है वो जयपाल सिंह के सांस्कृतिक गुरु थे। अगला प्रश्न है कि किस जनजाति के लोग अपने ग्राम प्रधान को ओहदार भी कहते हैं? तो यहाँ पर देखिए, ऑप्शन ए में हो जाएगा बथुड़ी, ऑप्शन बी में है बेदिया और सी में है असुर और डी में है कोल। तो ये हो जाएगा दोस्तों कि बेदिया जनजाति के जो लोग हैं, ऑप्शन बी सही हो जाएगा, उन लोग ओहदार भी ग्राम प्रमुख को कहते हैं। अगला प्रश्न है कि ओटी बोड़ोम को हो समुदाय किस देवता के प्रतीक स्वरूप पूजते हैं? ए में है ग्राम देवता, बी में है सूर्य देवता और सी में है पृथ्वी देवता और डी में है कुल देवता। तो ओटी बोड़ोम जो है दोस्तों, ये आपका ऑप्शन हो जाएगा सी, पृथ्वी देवता के रूप में उन लोग प्रतीक के रूप में पूजते हैं। तो याद रखिएगा कि ओटी बोड़म को हो समुदाय के जो लोग होते हैं वो पृथ्वी देवता के रूप में पूजते हैं। अगला प्रश्न है कि किस जनजाति में चढ़ौआ विवाह प्रचलित है? ऑप्शन ए किसान, ऑप्शन बी कोल, ऑप्शन सी सबर और ऑप्शन डी है महली। तो यहाँ पर हो जाएगा दोस्तों, इसका आंसर ए सही हो जाएगा कि चढ़ौआ जो विवाह है वो किसान जनजाति में प्रचलित है। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन जो है वो सत्य है? ऑप्शन ए वन प्रबंधन का तात्पर्य वनों का उचित ढंग से कटाव करने से है। ऑप्शन बी है झारखंड में वन प्रबंधन का सर्वप्रथम प्रयोग JF हैबिट के द्वारा किया गया था। ऑप्शन सी है वन प्रबंधन का तात्पर्य उन आदर्श प्रतिशत को बनाए रखने के लिए है जिसे जाने वाले उपाय, व्यवस्था एवं नीतियाँ, यानी कि आदर्श प्रतिशत को बनाए रखने के लिए किए जाने वाले उपाय और व्यवस्था एवं नीतियाँ। तो यहाँ पर ऑप्शन डी है कि ख और ग दोनों, तो दोनों सही हो जाएगा दोस्तों। तो याद रखिएगा इसको, यहाँ पर ऑप्शन जो है डी सही हो जाएगा कि झारखंड में वन प्रबंधन का सर्वप्रथम प्रयास जो है JF हैबिट के द्वारा किया गया था और वन प्रबंधन का तात्पर्य है वन के आदर्श प्रतिशत को बनाए रखने के लिए किए जाने वाले उपाय और व्यवस्था और नीतियाँ के बारे में है। तो इस तरह से डी ऑप्शन सही होगा। अगला प्रश्न है कि झारखंड मद्य निषेध नीति के तहत कितने वर्ष से कम आयु के व्यक्ति को मंदिरा बिक्री पर प्रतिबंध लगाया गया है? तो यहाँ पर अगर देखें दोस्तों, ऑप्शन ए में हो जाएगा 14 वर्ष, ऑप्शन बी में हो जाएगा 18 वर्ष और सी में है 21 वर्ष और डी में है 24 वर्ष। तो यहाँ पर हो जाएगा 21 वर्ष। 21 वर्ष से कम उम्र वाले के जो भी व्यक्ति होंगे उनको मंदिरा बिक्री पर प्रतिबंध लगाया गया है। तो यहाँ पर आप याद रखिएगा 21 वर्ष से कम उम्र के व्यक्ति वाले पर है। अगला प्रश्न है कि हैबिट की रिपोर्ट के आलोक में किस राज्य की सरकार ने 1909 में वनों की सुरक्षा के लिए एक समिति गठित की? ए में हो जाएगा गुजरात सरकार ने, बी में हो जाएगा राजस्थान सरकार ने और सी हो जाएगा बंगाल सरकार ने और डी हो जाएगा महाराष्ट्र सरकार ने। तो यहाँ पर इसका आंसर सही हो जाएगा दोस्तों बंगाल सरकार ने, कि हैबिट के रिपोर्ट के आलोक में सबसे पहले जो है बंगाल की सरकार ने 1909 में वनों की सुरक्षा से संबंधित समिति का गठन किया था। अगला प्रश्न है कि झारखंड में वन सीमा को 33% तक लाने के लिए निम्नलिखित में से कौन से उपाय किए जाने चाहिए? ऑप्शन ए में है वन रोपण गहन कार्यक्रम चलाया जाए, ऑप्शन बी है व्यावसायिक दृष्टि से वन रोपण हो और सी में है
जंगल को आग एवं अनाशय कीड़े मकोड़ों से बचाया जाना चाहिए। और डी है उपरोक्त सभी। तो यहाँ पर देखिए दोस्तों, तो डी आपका सही हो जाएगा कि 33% वन के लक्ष्य रखे हैं। तो इन सारी चीज़ों का आपको पूरा करना पड़ेगा। अगला प्रश्न है कि झारखंड का वह गांव जहां मगरमच्छ प्रजनन केंद्र स्थापित किया गया है। ऑप्शन ए में हो जाएगा सोनेहातु, ऑप्शन बी में है हुरी, ऑप्शन सी में है पिठोरिया, ऑप्शन डी में है रुका गांव। तो यहाँ पर ऑप्शन डी सही होगा। रुका गांव जो है मगरमच्छ प्रजनन केंद्र के लिए स्थापित किया गया है। अगला प्रश्न है झारखंड में किस प्राकृतिक आपदा में मृत्यु सबसे ज़्यादा होती है। ए में है दोस्तों चक्रवात, बी में है तड़ित, और सी ऑप्शन में अगर देखें तो सूखा, और डी में हो जाएगा बाढ़। तो यहाँ पर हम लोग देखें दोस्तों, तो झारखंड में सबसे ज़्यादा जो मौत हो रही है वो तड़ित से होती है। तो इसका आंसर जो है आपका बी सही होगा, तड़ित। तो इस तरह से इसको याद रखिएगा। अगला प्रश्न है कि किस प्राकृतिक आपदा से मौत 2014-15 में झारखंड में शून्य थी, मतलब बिल्कुल नहीं थी। ए हो जाएगा आंधी से, बी हो जाएगा सूखा से, और सी हो जाएगा ओलावृष्टि से, और डी हो जाएगा बाढ़ से। तो 15-16 में देखिए दोस्तों, तो प्राकृतिक आपदा जो ओलावृष्टि होती है, ऑप्शन जो सी है सही होगा। ओलावृष्टि से एक भी मृत्यु नहीं हुआ था। अगला प्रश्न है कि राज्य स्तर पर किसकी अध्यक्षता में राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण का गठन किया जाता है। ए में हो जाएगा मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में, बी में हो जाएगा राज्यपाल की अध्यक्षता में, सी ऑप्शन है जिला मजिस्ट्रेट, और डी हो जाएगा इनमें से कोई नहीं। तो याद रखिएगा कि राज्य स्तर पर जब भी आपदा प्रबंधन से संबंधित प्राधिकरण का गठन किया जाता है तो ऑप्शन ए में है जो मुख्यमंत्री, उन्हीं की निगरानी में होती है। और जिला स्तर में किस होता है, तो जिला मजिस्ट्रेट, और प्रखंड स्तर में बीडीओ जो ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर होते हैं उनके नेतृत्व में होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कि राज्य का कौन सा जिला 2014-15 में कुल ग्रामीण आबादी से बुरी तरह प्रभावित रहा। सॉरी दोस्तों, फिर से पढ़ रहा हूँ। राज्य का कौन सा जिला 2014-15 में कुल ग्रामीण आपदाओं से बुरी तरह प्रभावित रहा। तो यहाँ पर हो जाएगा दोस्तों इसका ऑप्शन सी राइट हो जाएगा, हजारीबाग। जो हजारीबाग है दोस्तों वो कुल ग्रामीण आपदाओं का बुरी तरह से प्रभावित रहा था 2014-15 में। तो यहाँ पर थोड़ा ध्यान में रखिएगा, ऑप्शन जो सी है आपका हजारीबाग। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कि झारखंड आपदा प्रबंधन के संबंध में कौन सा या से कथन सही है। ऑप्शन ए में है कि एसडीएमए का गठन, बी ऑप्शन में है राज्य के 24 जिलों में डीडीएमए का गठन, और सी में है कि एसीसी का गठन, और डी में है उपरोक्त सभी। तो यहाँ पर इसका आंसर डी जो है दोस्तों उपरोक्त सभी हो जाएगा कि राज्य आपदा प्रबंधन से संबंध में एसडीएमए का गठन हुआ है, और राज्य के सभी 24 जिलों में डीडीएमए का गठन हुआ है, और सी में है एसीसी का भी गठन हुआ है। अगला प्रश्न है कि भारत के जलवायु परिवर्तन के तहत कितने मिशन कार्यरत है। ऑप्शन ए में है 4, ऑप्शन बी में है 6, ऑप्शन सी में है 8, और ऑप्शन डी में है 10। तो यहाँ पर अगर देखें दोस्तों तो आपका ऑप्शन जो सी है यानी कि 8 जो है ये बिल्कुल सही होगा कि जलवायु परिवर्तन के तहत जो है 8 मिशन कार्यरत हैं। अगला प्रश्न है कि झारखंड मौसम संबंधी भविष्यवाणी के लिए निम्नलिखित में से कौन से प्रमुख स्रोत हैं। ऑप्शन में हो जाएगा तो भारतीय मौसम विभाग, बी हो जाएगा भारतीय जीव विज्ञान विभाग, और सी में है पर्यावरण विभाग, और डी में है प्रदूषण कब हुआ था। तो यहाँ पर अगर ऑप्शन के अनुसार से देखें दोस्तों तो ये हो जाएगा कि भारतीय मौसम विभाग की झारखंड में मौसम संबंधी भविष्यवाणी की जो होती है
वो भारतीय मौसम विभाग जो है मुख्य स्रोत है, यही सूचना देती है। अगला प्रश्न है कि मानव पर्यावरण से संबंधित स्टॉकहोम सम्मेलन कब हुआ? ऑप्शन ए में है 1972 में हुआ था, ऑप्शन बी 1982 में, ऑप्शन सी 1985 और ऑप्शन डी 1996। तो यहाँ पर अगर देखें तो स्टॉकहोम जो सम्मेलन हुआ था दोस्तों, तो 1972 में हुआ था। तो ये बहुत इम्पोर्टेंट है, तो ये प्रश्न बार बार पूछा जाता है, इसलिए इसको थोड़ा ध्यान में रखिएगा। इसका ऑप्शन ए जो है सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि झारखंड राज्य किस प्रकार की जलवायु क्षेत्र के अंतर्गत आता है? ऑप्शन ए में हो जाएगा शीतोष्ण कटिबंधीय, ऑप्शन बी में हो उष्ण कटिबंधीय, ऑप्शन सी जो है उष्ण हो जाएगा और ऑप्शन डी में हो जाएगा भूमध्य रेखीय। तो इसका आंसर जो होगा वो हो जाएगा कि उष्ण कटिबंधीय जलवायु प्रदेश में झारखंड आता है। बी ऑप्शन सही होगा। अगला प्रश्न है कि झारखंड की औसत सालाना तापमान क्या है? ऑप्शन ए में है 32 डिग्री सेल्सियस, ऑप्शन बी में है 25 डिग्री सेल्सियस, ऑप्शन सी में है 20 डिग्री सेल्सियस, ऑप्शन डी में है 29 डिग्री सेल्सियस। तो यहाँ पर हो जाएगा आपका आंसर जो है वो बी राइट हो जाएगा कि औसत तापमान की अगर बात करें तो 25 डिग्री सेल्सियस झारखंड की रहती है। अगला प्रश्न है कि स्टार्टअप पॉलिसी के तहत राज्य कितने प्रतिशत शिक्षण संस्थाओं को इंक्यूबेशन सेंटर खोलने के लिए 50-50 लाख देगा? ऑप्शन ए में हो जाएगा 10, ऑप्शन बी में हो जाएगा 15, ऑप्शन सी में होगा 20 और ऑप्शन डी में हो जाएगा 30। तो यहाँ पर देखें दोस्तों, तो स्टार्टअप पॉलिसी के तहत अगर देखें तो 10 जो हैं जो प्रतिष्ठित शिक्षण संस्थानों होंगे उनको इनोवेशन सेंटर खोलने के लिए 50-50 लाख रुपए जो है सरकार देगी। तो यहाँ पर इसका ऑप्शन ए सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि झारखंड के पहाड़ों एवं झरनों का निर्माण कब हुआ था? ऑप्शन ए में हो जाएगा हिमालय पर्वत के निर्माण के साथ साथ, ऑप्शन बी हो जाएगा समुद्र निर्माण के साथ साथ, ऑप्शन सी है नवीन निक्षेप के साथ साथ, ऑप्शन डी में है पर्नियल एवं ट्रायसिक क्रम के साथ साथ। तो यहाँ पर अगर देखें दोस्तों तो जो झारखंड पर्वत पठार का जो निर्माण हुआ था वो हो जाएगा आपका हिमालय के निर्माण के साथ साथ। तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि भारत में गोंडवाना क्रम को 3 भागों में बांटा गया है। झारखंड में किस गोंडवाना निक्षेप पाया जाता है? ऑप्शन ए में हो जाएगा निम्न गोंडवाना का निक्षेप, बी में है मध्य गोंडवाना का निक्षेप और सी में है क और ख दोनों और डी में है इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पर अगर देखिए दोस्तों तो इसका आंसर जो है सी सही होगा कि निम्न गोंडवाना का निक्षेप भी पाया जाता है और मध्य गोंडवाना का निक्षेप भी पाया जाता है। अगला प्रश्न है कि शंख नदी का उद्गम किस जिले में है? ऑप्शन ए हो जाएगा गुमला, ऑप्शन बी हो जाएगा रांची, ऑप्शन सी हो जाएगा हजारीबाग, ऑप्शन डी हो जाएगा लोहरदगा। तो शंख नदी कहाँ से निकलता है? ऑप्शन ए हो जाएगा गुमला जिले से। अगला प्रश्न है कि झारखंड में सबसे अधिक गर्मी पड़ती है। ऑप्शन ए हो जाएगा जमशेदपुर, ऑप्शन बी हो जाएगा गुमला, ऑप्शन सी पाकुड़ और ऑप्शन डी हो जाएगा हजारीबाग। तो सबसे ज़्यादा गर्मी जो है झारखंड में पड़ती है वो जमशेदपुर से। ए आंसर सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि चांडिल डैम किस नदी पर है? ऑप्शन ए में हो जाएगा आपका स्वर्ण रेखा, ऑप्शन बी में हो जाएगा कोयल नदी, ऑप्शन सी में हो जाएगा दामोदर और डी में होगा इनमें से कोई नहीं। तो जो चांडिल डैम है वो है दोस्तों आपका स्वर्ण रेखा नदी पर। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि पाट क्षेत्र का विस्तार किस जिला में है? तो पाट क्षेत्र का विस्तार देखें तो ऑप्शन ए में है लातेहार, बी लोहरदगा, सी गुमला और डी हो जाएगा उपरोक्त सभी। तो यहाँ पर देखें तो पाट क्षेत्र का जो विस्तार है उपरोक्त सभी जगहों में है, लातेहार में भी है, गुमला में भी है और लोहरदगा में भी है।
चलिए आगे देखते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न है कि गुमानी नदी कहाँ से निकलती है। ऑप्शन ए में हो जाएगा अमरकंटक की पहाड़ी से, बी हो जाएगा राजमहल की पहाड़ी से, और सी हो जाएगा पारसनाथ की पहाड़ी से, और डी हो जाएगा इनमें से कोई नहीं। तो गुमानी नदी जो होता है वो निकलता है आपका राजमहल की पहाड़ी से। अगला प्रश्न है कि स्वर्ण रेखा परियोजना का विस्तार कितने राज्यों में है। ऑप्शन ए हो जाएगा 2, ऑप्शन बी में हो जाएगा 3, ऑप्शन सी में हो जाएगा 4, ऑप्शन डी में हो जाएगा 5। तो स्वर्ण रेखा जो परियोजना है दोस्तों ये आपका 3 राज्यों को लाभान्वित करती है। तो यहाँ पर इसका आंसर जो है आपका बी सही होगा। अगला प्रश्न है झारखंड में प्रथम बार कोयला खनन प्रारंभ कहाँ हुआ था। ऑप्शन ए में हो जाएगा रामगढ़, बी में हो जाएगा पलामू, और सी में हो जाएगा झरिया में, और डी में हो जाएगा सिंहभूम में। तो झारखंड में प्रथम बार कोयला खनन प्रारंभ हुआ था दोस्तों, वो हुआ था झरिया में। तो यहाँ पर इसका आंसर सी राइट हो जाएगा। थोड़ा फास्ट करते हैं दोस्तों। झारखंड बक्साइड गलाने का सबसे बड़ा संयंत्र कहाँ स्थापित है। ऑप्शन ए में हो जाएगा घाटशिला, ऑप्शन बी में हो जाएगा मुरी, ऑप्शन सी में हो जाएगा चक्रधरपुर, ऑप्शन डी में हो जाएगा हटिया। तो आपको पता होगा कि बक्साइड गलाने का जो फैक्ट्री है वो लगा हुआ है मुरी में, हिंडाल्को। तो यहाँ पर इसका ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि झारखंड प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के नए अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है। ऑप्शन ए में हो जाएगा राजीव रंजन, ऑप्शन बी में होगा गोपाल जी तिवारी, ऑप्शन सी में हो जाएगा प्रियस कुमार शर्मा, ऑप्शन डी में है सीपी करियप्पा। तो यहाँ पर आंसर जो होगा वो आपका हो जाएगा सी राइट, यानी प्रियस कुमार जो शर्मा है वो झारखंड प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के नए अध्यक्ष नियुक्त किए गए हैं। अगला प्रश्न है कि मनरेगा के तहत कृषि संसाधनों के विकास के मामले में झारखंड देश भर में कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है। ऑप्शन ए में हो जाएगा पहला, ऑप्शन 2 में यानी बी में हो जाएगा तीसरा, और सी में हो जाएगा चौथा, और डी में हो जाएगा 7वां। तो यहाँ पर देखिए दोस्तों, तो आपका आंसर जो है ये राइट हो जाएगा पहला। मनरेगा के तहत कृषि संसाधनों के विकास के मामले में झारखंड जो है देश भर में पहला अभी नंबर पर रहा है। अगला प्रश्न है कि झारखंड का पहला मेगा फूड पार्क की स्थापना रांची में कहाँ की जा रही है। मेगा फूड पार्क की स्थापना रांची में कहाँ की जा रही है। ऑप्शन ए में है कांके, बी में है ओरमांझी, और सी में है मांडर, और डी में हो जाएगा गेतलसूद। तो यहाँ पर आपका देखिए अगर दोस्तों, तो डी आपका सही हो जाएगा गेतलसूद में। अगला प्रश्न है कि 24 अप्रैल 2020 को पंचायती राज दिवस के अवसर पर झारखंड के किस जिले के पंचायत को नानाजी देशमुख राष्ट्रीय गौरव ग्राम सभा पुरस्कार से नवाजा गया है। ते हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन ए में है गिरिडीह, बी में हो जाएगा चतरा, सी में है कोडरमा, और डी में हो जाएगा हजारीबाग। ते हो जाएगा गिरिडीह पंचायत को नानाजी देशमुख राष्ट्रीय गौरव सम्मान से पुरस्कार नवाजा गया है। अगला प्रश्न है कि गरीबी कल्याण रोजगार अभियान के तहत झारखंड के कौन सा जिला इसमें शामिल नहीं है। ऑप्शन ए में हो जाएगा पाकुड़, बी में हो जाएगा गोड्डा, और सी में हो जाएगा गिरिडीह, और डी में हो जाएगा हजारीबाग। तो गरीबी कल्याण रोजगार अभियान के तहत अगर देखिए दोस्तों, तो झारखंड में आपका जो पाकुड़ जिला है ये शामिल नहीं है, बाकी गोड्डा, गिरिडीह और हजारीबाग हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कि विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर राज्य में रिलीज की गई फिल्म हमें विकास की फूल चाहिए धूल नहीं के लिए निर्देशन कौन किए हैं। तो इसके निर्देशक कौन है दोस्तों, तो इसके निर्देशक हो जाएंगे आपका बीजू टोपो। तो इसका ऑप्शन जो सी है वो हो जाएगा बीजू टोपो। चलिए अब लास्ट में बता ही दे रहा ऑप्शन डायरेक्ट। नक्सलियों के खिलाफ किस जिलों की सीमावर्ती क्षेत्रों में त्रिशूल अभियान चलाया जा रहा है।
ऑप्शन ए रांची, ऑप्शन बी जो हो जाएगा हजारीबाग और सी हो जाएगा पूर्वी सिंहभूम, ऑप्शन डी हो जाएगा सभी। तो नक्सलियों अभियान के खिलाफ अगर देखें तो सीमावर्ती क्षेत्रों में त्रिशूल अभियान जो है ये रांची, हजारीबाग और पूर्वी सिंहभूम जिलों में चलाया। उपरोक्त यहाँ पर सभी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि राज्य का पहला डिजिटल जिला कौन सा बनेगा। ऑप्शन ए में हो जाएगा रांची, ऑप्शन बी में हो जाएगा धनबाद, सी में हो जाएगा बोकारो और डी में हो जाएगा पूर्वी सिंहभूम। तो यहाँ पर इसका सही आंसर हो जाएगा पूर्वी सिंहभूम, डी राइट हो जाएगा। कितना 100 में सही हुआ कमेंट करके बताइएगा दोस्तों। और फिलहाल के लिए इतना ही, बहुत तबीयत ज़्यादा ख़राब है और वीडियो काफ़ी लंबा हो गया होगा, इस चलते हम थक चुके हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।